जय हिंद। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह है। आज बात करेंगे झारखंड के चुनाव में क्या होगा, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। मेरे साथ हैं मैट्रिक्स न्यूज़ के डायरेक्टर मनोज कुमार सिंह। झारखंड का भी महत्वपूर्ण चुनाव है, वहाँ पे 81 सीट है और वहाँ पे अभी जो है आप बोल रहे हैं फ्री व्हील राजनीति, एक तरह से जो खड़गे ने बोला, उसके बाद पूरी बीजेपी पीछे उतर गई। कल अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी किया जिसमें पूरा फ्री व्हील ही है। वहाँ पे जो है आपको 2100 रुपया महिलाओं को देने की बात है, बेरोजगारों को देने की बात है, सिलेंडर देने की बात है, 1 रुपया स्टाम्प 50,000 के रजिस्ट्री पे है। तो एक तरफ बीजेपी जो फ्री व्हील राजनीति का विरोध करती है और दूसरी तरफ वही काम कर रही है जो विपक्ष कर रहा है। मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि दोनों इसमें कम दोषी नहीं है। आदि मैंने तो आपको बोला कि आदि मैं अरविंद केजरीवाल के लिए दोषी फ्री बांटने की कर सकते हैं, तो मैं शिवराज सिंह चौहान को भी इसमें कम नहीं दोषी मान सकता हूं। और आज के डेट में देखिए, अच्छा रेवड़ी बांट देने से ही चुनाव जीत लेते हैं तो तेलंगाना में क्या हुआ था? वहां पे तो सबसे ज्यादा रेवड़ी बांटी गई थी, लेकिन चुनाव क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी जीतकर चली आई वहां पे। तो ये जरूरी कहने का मतलब केवल रेवड़ी ही राजनीति नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर अहम होते हैं, एक साथ काम करते हैं। नेतृत्व, संगठन, पार्टी, केडर, सारा फैक्टर होता है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लाडली बहना लेकर आया, चूंकि मामा की छवि ही महिलाओं के बीच में वो मामा के रूप में थी, भाई के रूप में थी, और उसी से रिलेटेड इन्होंने योजना लेकर आया, तो हुआ क्या कि लोग कनेक्ट हो गए। उसी से रिलेटेड उसी महिलाओं को टारगेट किया जिनके उनको पता था कि ये हमारे वोटर हैं। आप देखेंगे नीतीश कुमार लगातार जीतते आ रहे हैं, उन्होंने किसको टारगेट किया? महिलाओं को टारगेट किया और उनको अपने साथ जोड़ा। साइकिल बांट कर हो, किताब बांट के हो, ड्रेस बांट के हो, या शराबबंदी को हो, ये सबके पीछे। लेकिन आप जो विधानसभा चुनाव का देखा तो उसमें तो नीतीश कुमार सबसे महिला के हितैषी थे, महिलाओं के लिए काफी काम किया, लेकिन उनकी पार्टी जो है तीसरे नंबर पे आ गई थी। पहले तो आरजेडी थी, उसके बाद बीजेपी, उसके बाद तीसरे नंबर पे थी। तो वो केवल एक फ्री व्हील राजनीति मेरे ख्याल से नहीं होता है, उसमें जो बहुत सारा फैक्टर है जिससे हम लोग ने बात की। लेकिन एक दूसरी बात बताइए, माना जाता है किसी चुनाव में सेनापति, झारखंड के चुनाव में कौन सेनापति है? कोई सीएम चेहरा घोषित नहीं किया, उधर जो है हेमंत सोरेन है। तो ये जो है बीजेपी के लिए, चूंकि मैंने जो अनुभव किया है जहाँ पे मोदी नेशनल लेवल पे हैं, तो लेकिन स्टेट लेवल में यदि वहाँ पे निर्णायक नेता होते हैं तो मोदी फैक्टर काम नहीं करता है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो आपका बंगाल हो, चाहे वो बिहार भी रहा हो, चाहे दूसरे स्टेट में भी हो। तो यहाँ पे कोई चेहरा ही नहीं है। तो इसमें जिस तरह से हरियाणा में टारगेट किया गया था कांग्रेस को, उसी तरह से जो है बीजेपी को टारगेट कर रही है विपक्षी पार्टियां। तो इससे क्या असर पड़ेगा? देखिए, इससे काफी चेहरा का तो एक अपना ही अलग रुतबा होता है और वो चुनाव में प्रभावित भी करते हैं। हरियाणा ने आपने सैनी के नाम पे वोट मांगा, उसी तरह से आप कल बनाए या न बनाए एकनाथ शिंदे को, लेकिन आज तो आप कहीं रहना कि मेरा मुख्यमंत्री है और इन्होंने मैं झारखंड की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं बता रहा हूं, उसी तरह से झारखंड की बात मैं करता हूं। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो उनके अलायंस हैं, उनके पास तो एक चेहरा हेमंत सोरेन है कि भाई ये मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार आएगी। भारतीय जनता पार्टी को भी वहां चुनाव पे एक चेहरे को लगाना चाहिए थे मेरे हिसाब से। मेरा अपना मानना है ये कि वहां पे एक चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने, जो इनके पार्टी से अलग होकर जेबीएम बनाया, फिर उनको इन लोगों ने वापस लाया ये सोचते हुए कि भाई एक बड़ा चेहरा हमारे सम से बिछड़ गया है, मेरा कार्यकर्ता था, उसको जब इन लोगों ने वापस लाया और उनको अध्यक्ष बनाया, विपक्ष का नेता भी बनाने की कोशिश उन लोगों ने किया, लेकिन हेमंत सोरेन ने किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको नहीं बनने दिया। तो ऐसे स्थिति में मुझे लग रहा है कि एनी टाइम यदि आप मुख्यमंत्री के चेहरे पे आप लोगों से पूछेंगे तो कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी को उस राज्य में सबसे पसंदीदा नेता के रूप में आज के लोग भी करते हैं। अभी उनका चेहरा क्यों जो है उजागर नहीं किया गया है? क्या बीजेपी के मन में ऐसा कुछ फैक्टर है कि आदिवासी, नन आदिवासी, ये क्या फैक्टर है या कुछ और मन में है? क्योंकि आपने देखा महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में आपने देखा, राजस्थान में देखा, अपने छत्तीसगढ़ में देखा, जो चेहरे के बदौलत पार्टी की जीत हुई थी, लेकिन फाइनली जो है चेहरा बदल दिया गया। तो क्या बीजेपी के मन में कोई संशय है या कोई ट्रम्प कार्ड है जो चुनाव के बाद ही तय करेगी? देखिए, मुझे लगता है कि झारखंड में इनको कहीं ना कहीं जाना चाहिए था एक चेहरा पे, मैंने बताया। और ये आपने जो कहा कि भाई ट्राइबल लीडर को किसी तरह चेहरे को आगे कर देने से नुकसान होगा, देखिए बाबूलाल मरांडी को जो एनी टाइम वो मैंने जब भी
2000 से लेकर अभी तक की बात करें, 23 साल के उसके कार्यकाल तक लेंगे तो सबसे मुख्यमंत्री के रूप में पसंदीदा लोग बनते हैं। वो सिर्फ ट्राइबल वोट से नहीं बनते हैं। एक चीज जान लीजिए, आज हेमंत सोरेन को जो भी मुख्यमंत्री या चेहरे के रूप में जो वोट मिलता है वो ट्राइबलों के बीच में सबसे ज्यादा मिलता है। लेकिन बाबूलाल मरांडी जब जेबीएम में भी थे उस समय भी वो सबसे पसंदीदा नेता माने जाते थे और उनके साथ जो वोटर होते थे ट्राइबल से ज्यादा नॉन ट्राइबल वोटर थे और वो कहते थे कि बाबूलाल मरांडी का कार्यकाल सबसे अच्छा था मुख्यमंत्री के तौर पे और वो उनको पसंद करते थे। तो ये कहना कि बाबूलाल मरांडी के नाम यदि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाती है तो उसे नुकसान होगा या ट्राइबल का नाम होगा, तो मेरा मानना है कि बाबूलाल मरांडी जितने वो ट्राइबल के नेता नहीं है उससे ज्यादा नॉन ट्राइबल के लोगों के बीच में अपनी पैठ बना के रखें। यही कारण है कि उनको जब भी आप किसी भी एजेंसी के आप उसमें देखेंगे चेहरे के ऊपर पोल किया हुआ तो उसमें बाबूलाल मरांडी सबसे ऊपर आते हैं। जी, ये आदिवासी या नन आदिवासी का क्या मुद्दा है? अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे तो मेरे ख्याल से जो आदिवासी सीटें थी उसमें बीजेपी को कहीं पे मेरे ख्याल से जीत नहीं हुई थी। तो क्या ट्राइबल जो है हेमंत सोरेन के साथ है और बीजेपी ने कोशिश की है काफ़ी कि जैसे चंपई सोरेन को तोड़ा गया, बहुत सारे चीज़ को समीकरण जो है इफ एंड बट की तलाश की गई है, कैसे इस जो है आदिवासी क्षेत्र में घुसा जाए, आदिवासी सीटों पर घुसा जाए। तो क्या लग रहा है कि आदिवासी वोटर किधर जाएंगे इस बार? देखिए 81 अपना असेंबली का वहाँ पे स्ट्रेंथ है और 14 पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ है। पार्लियामेंट्री में 5 जो ट्राइबल सीटें थीं उन पांचों के पांचों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चुनाव हारी है। तो ऐसे स्थिति में ये साफ झलक रहा है कि कहीं ना कहीं ट्राइबल जो वोटर थे वो भारतीय जनता पार्टी से टूटे हैं। लेकिन किसी भी पार्टी की हार तब तक नहीं हो सकती है जब तक उसका बेस वोट ना बिखरा हो। ट्राइबल बेस वोट नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, उसका नॉन ट्राइबल के साथ जो ट्राइबल में कहिए जो चेंजेज नहीं किए हैं अपने रिलीजन को, उनका वोट मिलता है तो ये आगे निकलते हैं। तो वही वजह था, मतलब रघुवर दास को जो लाने का एक वही वजह था। लेकिन इस बार चूंकि मरांडी हैं तो अभी तो फिर ट्राइबल होगा। चूंकि बीजेपी, आपको भी मालूम है, बीजेपी जो है चुनाव एक जो है मशीन की तरह है। जैसे गुजरात में पटेल से किनारा किया गया था लेकिन लास्ट में जो है पटेल को लाया। अब जो है लग रहा है कहीं ना कहीं चूंकि ट्राइबल वोट छिटका हुआ है तो फिर ट्राइबल में भी इस बार घुसने की कोशिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं या मरांडी को ला के उसकी भरपाई की जा सकती है। लेकिन ये अभी वहाँ पे सबसे बड़ा कार्ड जो चल रहा है यूसीसी कार्ड, जो कल अमित शाह ने बोला है कि हम जो है ये ट्राइबल पे लागू नहीं करेंगे। तो ये कितना बड़ा कार्ड है? क्या ये हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश है? देखिए, चुनाव भारतीय जनता पार्टी जहां भी लड़ती है और कांग्रेस उसके सामने हो या चाहे रीजनल पार्टियां हो तो उसको खुद न खुद भारतीय जनता पार्टी करे या ना करे लोग सांप्रदायिक बना ही देते हैं। और उसके कारण भी है कि वोट का किसी तरीके से ध्रुवीकरण करने का, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को आप दोष नहीं दे सकते हैं, उसमें कांग्रेस भी शामिल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी शामिल है, सारे लोग शामिल है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा वोट कौन है और इनको भी पता है कि लेकिन यूसीसी कार्ड तो बहुत अभी 4 साल से चल रहा है। नहीं, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। क्योंकि यूसीसी कार्ड की आपने बात किया, बीजेपी ने बात की, और जब चुनाव होते हैं तो यूसीसी बात आ जाती है। आप लागू क्यों नहीं किए अभी तक? नहीं, उसके लागू न करने का तो ये अपना कारण नहीं बता सकते। लेकिन झारखंड में जिस तरीके से मुद्दा बना जाता है, आप जाएंगे पाकुड़ वाला एरिया, देवघर का एरिया चाहे संताल का, बहुत सारे ऐसे हैं जो बांग्लादेश और इनके थ्रू आना जाना होता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे ट्राइबल महिलाएं हैं जिनके पति वहां पे मुस्लिम हैं और वो ग्राम प्रधान बनी हुई हैं और उनके नाम पे पूरी की पूरी गांव को स्थापित कर दिया गया है और उनके पति जो हैं वो मुस्लिम हैं और सारी संपत्ति, सारा राजनीतिक लाभ कहीं ना कहीं उठा रहे हैं। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को मुद्दा बनाएगी ट्राइबलों के बीच में कि किस तरीके से आपका धर्म परिवर्तन कर कर आपके ऊपर काबिज किया जा रहा है, आपके संपत्ति के ऊपर काबिज किया जाता है, आपको राज्य में किया जा रहा है, आपको विस्थापित किया जा रहा है। इसको ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसको की है और इसका लाभ मुझे लग रहा है, मैं मान सकता हूं कि ट्राइबल और नॉन ट्राइबल दोनों तरफ से मिलेगा, चूंकि ये मुद्दा झारखंड में एक तरह से माना जाए कि झारखंड में एक तरफा मैच है बीजेपी के पक्ष में, जैसा कि महाराष्ट्र में नहीं है। जितना महाराष्ट्र में थोड़ा टफ है, लेकिन उतना टफ जो है
झारखंड में नहीं दिख रहा है क्या? नहीं नहीं, देखिए चुनाव को कभी हल्के में तो लेना ही नहीं चाहिए, और हमारे कह देने से कोई चुनाव जीतने भी नहीं जा रहा। चुनाव हमेशा जो होता है वो आमने सामने ही होता है और संभावना पे ही होता है। मैंने एक संभावना व्यक्त किया कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में दिख रही है, जबकि वहां पे मुख्यमंत्री ने काफी हद तक महिलाओं को आकर्षित करने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए, वहां भी उन्होंने 1000 रुपए पर मंथ उनको बांटा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर किस तरह की घोषणा कर दिया कल अमित शाह ने? देखिए, घोषणा करना और मिलना दोनों में अंतर है। अभी हेमंत सोरेन के साथ जो हुआ, देखिए किसी चीज का नकल कीजिए तो अकल के साथ कीजिए। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने जब लेकर लाडली बहन आए थे, तो उस योजना को लागू करने के पहले अपने पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को जोड़ा, जिले स्तर पे जोड़ा, ब्लॉक स्तर पे लोगों को जोड़ा और कहा कि आप महिलाओं का सारा डाटा इकट्ठा करके उस ब्लॉक में लाइए और उनके साथ कनेक्ट हुए और देखिए कि उन महिलाओं को लाभ मिला कि नहीं मिला। लेकिन झारखंड में एक चीज बड़ा, उसी तरह से महाराष्ट्र में देखिएगा एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से महिलाओं को दे रहा नोट बांट रहे हैं, तो उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ा और कहा कि आप जाइए उनके पास, उनके सारे डिटेल को उठा लिए। लेकिन झारखंड में एकदम उल्टा हुआ, इन्होंने ब्यूरोक्रेट को दे दिया कि आप जाकर इसको करके आइए, और ब्यूरोक्रेट जो था वो सेलेक्टेड करके चीजों को ले आया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री के सामने मेरा चेहरा बड़ा हो। और यही कारण था कि आप देखते होंगे कि जब सभाओं में पैसे ट्रांसफर हो रहे थे तो आधे से अधिक महिलाएं कहती थी कि मेरे पास अभी पैसे नहीं आए हैं। तो सरकार को इसी तरीके से जोड़ना चाहिए कि भाई उसके साथ कार्यकर्ता जुड़े, तभी योजना का लाभ मिलेगा। देखिए अभी जो झारखंड, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव चल रहे हैं, इसमें हम लोग 3-4 फैक्टर पर बात करेंगे। एक तो मोदी बड़ा चेहरा है बीजेपी की तरफ से, दूसरी तरफ राहुल है। तो इसमें जो है निर्णायक नेता या जो मजबूत नेता का क्या असर होता है? काफ़ी होता है। देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े चेहरा प्रधानमंत्री का है, लोगों का काफ़ी उनके साथ लगाव है, जुड़ाव है और उनको सुनने के लिए लोग पसंद करते हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन में लोग चाहे जो भी कहें कि भाई किस तरीके से यूपीओ की बढ़ोतरी हुई और वो 90 सीटों तक कांग्रेस चली आई, उस 90 सीटों में आने में कहीं कांग्रेस के राहुल गांधी का बड़ा योगदान दिख रहा था, ऐसा मुझे नहीं लगा। उसमें कहीं ना कहीं उनके रीजनल पार्टियां उनके साथ जुड़े हुए थे, उनका बहुत बड़ा योगदान था। उसमें बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं नरेंद्र जी। लेकिन आपको दूसरी बात बताएं कि प्रधानमंत्री जब भी स्पीच देते हैं बड़ा गंभीरता पूर्वक लोग सुनते हैं और उनकी बातों के प्रति आकर्षित। कहने का मतलब है कि मोदी जी अपना ब्रांड जो है राहुल से बहुत बना लिए हैं, काफी बड़ा बना रखे हैं, लीडर हैं। हाँ। उस हिसाब से राहुल टिक नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से लगातार हार हो रही है। हल्की सी जो है लोकसभा में जीत हुई थी, लेकिन विधानसभा में आते आते धूमिल हो गया। लेकिन एक चीज ये बताइए कि अभी महाराष्ट्र में जो है हिंदू कार्ड, चूंकि शिवसेना है वो भी हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। हिंदुत्व कार्ड चाहे महाराष्ट्र का खेला जा रहा हो या झारखंड में खेला जा रहा हो, तो हिंदुत्व कार्ड पे जो है बीजेपी को क्या फायदा होगा इस बार, क्या शिवसेना को फायदा होगा इसमें? देखिए हिंदू कार्ड से दोनों को फायदा होगा। जब तक शिव सैनिक इकट्ठा नहीं होंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हिंदू कार्ड पे वो दोनों खेले हैं। उद्धव ठाकरे को आज वहां से जब भी माने विकास आघाड़ी में जब गए हैं, तो उद्धव की सेना से कांग्रेस और अजीत पवार की पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस के वोटर जो थे उद्धव को काफी हद तक पार्लियामेंट इलेक्शन में चुनाव जिता लिए। उसके कारण ये थे कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर थे उनको लगता था कि हमको भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करना है, तो हम उद्धव के साथ जाने में वो संकोच नहीं करते। लेकिन यदि शिव सैनिक के तब तक भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं पहुंचा सकते जब तक वो पूरी तरह से अपने आप को हिंदुत्व के रूप में न रंग जाए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो शिंदे गुट है, उनका दोनों का परिचय और चेहरा ही हिंदुत्व है, तो हिंदुत्व ही उनको फायदा पहुंचाएगा और ये दोनों पार्टियां हिंदुत्व पे अच्छे तरीके से कार्ड खेल रही हैं। दूसरा सवाल है कि अभी जैसे हम लोग फ्री व्हील राजनीति की बात किए हैं और लगातार आप देखें कि जो नीतीश ने शुरू किया था, धीरे धीरे बीजेपी हर स्टेट में यही महिलाओं को खुश करने के लिए, चाहे लाडली योजना जो है मध्य प्रदेश में था, बहन योजना जो है आपका महाराष्ट्र में शुरू किया है, गोगी दीदी योजना जिसके अंतर्गत 2100 रुपया देने की बात की गई है, राजस्थान में शुरू किया गया था, छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया था। तो क्या बीजेपी जो है एक तरफ तो
मोदी के नेतृत्व पे, और दूसरा जो है ये कल्याणकारी योजनाओं और खास करके महिलाओं को टारगेट करके, मतलब बीजेपी को बहन का मतलब महिलाओं का सहारा मिल गया है। क्या ये एक लगता है कि ये संजीवनी बूटी साबित हो रही है ये योजना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की बात आप करेंगे तो उनका सबसे बड़ा कोई वोटर है तो भारत की महिलाएं हैं जो इनके साथ जुड़ी हुई हैं। चाहे आप नोटबंदी के समय देखा होगा आपने, जो गरीब महिलाएं थी वो इस तरीके से खुश थी कि कुछ तो हमारे पास आएगा, आया नहीं आया एक आप अलग निर्णय पे बातचीत कर सकते हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से ये सारे लाभ पहुंचाए जा रहे हैं और उन महिलाओं को टारगेट करके तो अपने वोटर को अपने पास रखने के लिए इस तरह की योजनाएं माने जो भी रहता वो लेकर ही आता। तो प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा कोर वोटर यदि कोई है तो वो महिलाएं हैं, और उस महिलाओं को आकर्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ पा रही है। दूसरी बात है कि लोकसभा में एक तरह से हवा चली थी बीजेपी के खिलाफ, चूंकि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और उस समय सोशल मीडिया का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव था। वो हो सकता है इंटरनेशनल प्रभाव हो, बहुत सारे कंट्री का रोल हो, बहुत आदमी विदेश से चला रहे थे, तो बीजेपी के खिलाफ लोकसभा में एक तरह से हल्की हवा जो चल रही थी खिलाफ में, क्या वो हवा थम गई? चूँकि हरियाणा में वो दिखा नहीं, तो क्या मान रहे जो लोकसभा में जो हवा थी, क्या अभी जो चल रहा है क्या फर्क आ गया है इसमें? नहीं, काफी फर्क आया है। आप देखेंगे कि उस समय एकाएक जैसे लगा कि भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया है वो पूरी तरह से डंप हो चुका है, और राहुल गांधी की हर स्पीच को, हर चीज़ों को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा उसको मिल रहा था, क्रेडिट मिल रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे वो चीज़ें, और हरियाणा चुनाव के बाद तो काफ़ी हद तक लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल अब मजबूत होते हुए दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया का सोरा टोटल कंट्रोल कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों के हाथ में है, कि चाहे आप यूट्यूब का बात कर लें, चाहे ट्विटर की बात कर लें, उसको कहाँ तक लेकर जाना है, कितने लोगों के रीच पास पहुंचाना है, उसको करने में वो माहिर हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं विदेशी शक्तियाँ काम की हो जिस तरीके से मोदी के अगेंस्ट में, ये तो सरकार जांच करेगी। लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की पकड़ मजबूत है। एक समय और कुछ समय के लिए जरूर लगा था कि इस तरह के कमजोर पड़ी है, लेकिन आज के डेट में वो स्थिति नहीं बनी हुई है। दूसरी बात है कि आप लगातार एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल करते रहते हैं, आप लोग जो मूड देखते हैं और बीजेपी जो इंटरनल काम करती है या क्या चल रहा है, तो वहाँ कैसे चूक हो जाती है? जैसे मान लीजिए अभी हरियाणा में जो है करीब करीब एजेंसी खास करके जितने भी हैं, चाहे वो बीजेपी को भी पता नहीं था, चाहे मीडिया एक्सपर्ट, एग्जिट पोल या जर्नलिस्ट या जनता, वो लग रहा था एक तरफा हो गया। लेकिन अचानक जो है एक चमत्कार हो गया। लोकसभा में भी आप यूपी में खास करके जो है कहीं ना कहीं धोखा खा गई। तो क्या इसके क्या वजह है, क्या कमी है एग्जिट पोल या सर्वे में जो चूक हो गई यहाँ पे? देखिए, हम लोग पब्लिक के बीच में से एक ओपिनियन कलेक्ट करके लाते हैं और उसको हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि आम लोगों की धारणा क्या बनी हुई है इस चुनाव को लेकर। हरियाणा में भी सब कुछ ठीक था और सब चीज़ हम लोगों ने आंकड़े के हिसाब से लेकर आए थे, और जिस तरीके से माहौल दिख रहा था उस तरीके से लग भी रहा था कि कहीं ना कहीं हमारा आंकड़ा जो है उस अब बताइए कि तब आपने फेल क्यों हो गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है कि वो अपने छोटे छोटे रणनीति के तहत सीट वाइज उसको प्लान करती है और उस पर काम करती है और वो जीत कर लाती है। अब जिस तरीके से 7 सीटों का यदि हम बात कर लें तो कोई विधानसभा एक बूथ से जीती है कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी किसी में 6 बूथ से जीती है। तो भाई इतने कम बूथों से भी जीतकर वो आई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक करूंगा कि कैंडिडेट का सिलेक्शन, उनकी अंदर की जो गुप्त रणनीति होती है वो सफल हुआ, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कि ये चुनाव मशीनरी में एनी टाइम लगे रहते हैं और चुनाव को कैसे जीत कर आया जाता है ये देखा जाता है। जैसे आपने खड़गे जी के बयान को कहा, चुनाव के बीच में इस तरह का बयान आना कहीं ना कहीं पार्टी को बैकफुट पे हिलाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बयानों, इस तरह के कार्यों, अपने सारे रणनीतियों में बड़ा अच्छे तरीके से काम करती है और वो सीट जीत कर लाती है, जो हमारे आंकड़े में नहीं आ पाया। ये मैं कहूंगा। जहां तक पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट में कोई एग्जिट पोल खराब नहीं गया था, सीटों के आंकड़े कम हुए थे। अब आप किसी एजेंसी ने दिखा दिया कि 400 कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी को आ रही है, लेकिन आप इसकी वर्णन कीजिए ना कि और पार्टियां कितनी बताई हैं। जैसे मेरी एजेंसी थी वो 345 से 335 से 345 हम बता रहे थे, 30-35 सीटें हमारे आंकड़े में गलत आए हैं।
सीटों का आंकड़ा हुआ, लेकिन ट्रेंड नहीं चेंज हुआ। लेकिन हरियाणा में मैं स्वीकार करता हूं कि कहीं ना कहीं हम लोगों से चूक हुई है और हम उसमें कहीं ना फेल हुए हैं, और इसके लिए हम क्षमा याचना भी पब्लिक से की है कि भाई हमारे जिस तरह के रुझान दिख रहे थे और ये सारी चीजें दिख रही थी, तो हमें लगा कि ये आएगा, नहीं आया है। उसके लिए हम क्षमा याचना और कोशिश करेंगे कि आगे हम अच्छा करें। एक आखिरी सवाल और कर रहे हैं, बीजेपी के लिए ज़्यादा बीजेपी के लिए ज़्यादा झारखंड जीतना आसान है कि महाराष्ट्र? बीजेपी को आज के डेट में मुझसे पूछिएगा कि दोनों बराबर का खेल चल रहा है, और जिस तरीके से बीजेपी अपने रणनीति के तहत और लोगों को सेंट्रल नेताओं को जिस तरीके से सीटों का बंटवारा कर जिम्मेदारी के साथ भेजा है, तो मुझे लग रहा है कि दोनों बराबर का है और दोनों जीतने की स्थिति में। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, बहुत आपने समय दिया इसके लिए। आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे। लाइव टाइम्स पे खबरें जारी रहेगी जी। धन्यवाद।